नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास वैज्ञानिक चैनल में। दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर राजा बाबू और आप देख रहे हैं डॉक्टर राजा बाबू लाइव स्टूडियो। दोस्तों, हम आपके साथ लगातार अभी चर्चा कर रहे हैं एंडोक्राइनोलॉजी में पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। और अभी जो हमारा सत्र चल रहा है इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड के से संबंधित जितनी भी गड़बड़ी है, जो डिसऑर्डर है, जितनी बीमारियां हैं, हम उसके बारे में लगातार आपसे चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले बहुत जल्दी ही हम इस मंजिल तक पहुंचेंगे कि आपको सारी जानकारी कोशिश कर रहे हैं कि मैं दे पाऊं। वैसे पूर्ण ज्ञाता तो हो नहीं कि मैं सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन हाँ, कोशिश है हमारी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा और सर्वसुलभ चीज़ों में, और यह खास की जानकारी मैं ऐसे जन सामान्य के लिए कर रहा हूँ जहाँ की लोगों को किसी कारणवश उपलब्ध नहीं हो पाता है। बहुत सारी जानकारी और जानकारी ले, लेकिन इस कड़ी में पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हर हाल में दवा इससे संबंधी जानकारियों पर आप ना लें। आप कुशल चिकित्सक के परीक्षण में ही अपनी दवा ले, स्वास्थ्य की देखभाल कराए। दोस्तों, तो अभी हम आपसे लगातार चर्चा कर रहे हैं। आज जिस कड़ी में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो अहम चीजें है हाइपर पिट्यूटरिज्म। जी, हाइपर पिट्यूटरिज्म के बारे में हम आपसे अभी रूबरू होंगे। और हाइपर पिट्यूटरिज्म को दूसरे शब्दों में पिट्यूटरी एडिनोमा भी कहते हैं और पिट्यूटरी ट्यूमर भी कहते हैं। देखा जाए, मैं बता दूं थोड़ा सा कि मेडिकल साइंस की भाषा में कैंसर जो शब्द है उसे ट्यूमर के रूप में ही जाना जाता है। बेनाइन ट्यूमर है ये। एडिन वर्ड जो है ग्लैंड के लिए यूज करते हैं, ओमा लगा है तो साफ है कि कहीं ना कहीं ये ट्यूमर को ही, ये गांठ को ही रिप्रेजेंट करता है, उसी को बताता है। तो ये बता दें कि ये कंडीशन लगभग तब होता है हाइपर पिट्यूटरिज्म जब इसमें सेक्रेशन जो है ना पिट्यूटरी हार्मोन का जो स्राव है वह बहुत ज़्यादा होता है। ऐसी स्थिति को हम लोग हाइपर पिट्यूटरिज्म कहते हैं। और ये पिट्यूटरी बीमारी जितनी भी है उसका लगभग कॉमन कॉज है जी, आम कारण है। ये लगभग जितनी भी पिट्यूटरी बीमारी है, लगभग सारी बीमारियों का लगभग ये आम कारण है। और उसमें से मैक्सिमम उसमें से जो है बेनाइन है। बेनाइन कहने का मतलब अहानिकारक कैंसर, जिसको बोलते हैं अहानिकारक कैंसर है। और इसलिए इसको मोनोक्लोनल इन ओरिजिन, जी, एक ही लगभग क्लोन का इसका जो है जन्म जहाँ से होता है, ओरिजिन है वहीं से है लगभग। और इसका जो हम क्लासिफिकेशन अगर देखेंगे, इसके जो प्रकार देखेंगे वो ये है कि पिट्यूटरी ट्यूमर अगर साइज के आधार पर, पहले देख आकार के आधार पर देखते तो दो प्रकार का हो जाता है। देखेंगे आप जी, ब्रेन में, हमारे ब्रेन में थैलमस के नीचे हाइपोथैलेमस है और उसी के पास जो है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है। और उसमें अगर किसी कारण या उस आसपास किसी कारण अगर ट्यूमर हो जाता है, गांठ हो जाता है, तो उसको हम लोग पिट्यूटरी ट्यूमर के नाम से जानते हैं, हाइपर पिट्यूटरिज्म जानते हैं। क्योंकि ये मैक्सिमम कारण, पिट्यूटरी ग्लैंड से संबंधित बीमारी का मैक्सिमम कारण जो है ना वह हाइपर पिट्यूटरिज्म का जो मेन कारण है वह यही पिट्यूटरी ट्यूमर ही है। यह कॉमनेस्ट कॉज है किसी भी बीमारी में। देखेंगे हम लगभग सब में आपसे चर्चा किया है। तो आकार के आधार पर देखेंगे तो इसको दो भाग में विभक्त करते हैं। एक माइक्रो एडिनोमा, माइक्रो वर्ड जो होता है ना वह छोटा के लिए यूज करते हैं जी। मुझे लगता है शायद 10⁻6 या -6 के आसपास होता है, उसे माइक्रो एडिनोमा के रूप में जानते हैं। और इसका साइज अगर 1 सेंटीमीटर से कम है तो उसे, इसमें हम लोग माइक्रो रूप में जानते हैं। लेकिन अगर वही 1 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है व्यास में, डायमीटर में, तो उसे मैक्रो एडिनोमा के रूप में जानते हैं। मैक्रो मतलब बड़ा। तो देखिए, माइक्रो एडिनोमा एंड मैक्रो एडिनोमा, जो सामान्य विज्ञान के आदमी हैं आप विभक्त नहीं होंगे। देखिए, शब्द है, शब्द को समझने की जरूरत है, तो मायने खुद ब खुद निकल जाते हैं। तो क्या है माइक्रो एडिनोमा? माइक्रो मतलब छोटा और मैक्रो मतलब बड़ा, जिसे नग्न आंखों से देख सकते हैं। और माइक्रो वो छोटा होता है जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन ऐसे केस में बहुत जगह हम लोग रेफर करते हैं, अगर 1 सेंटीमीटर से कम का डायमीटर है तो उसे हम लोग माइक्रो एडिनोमा कहेंगे। अगर 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है क्या तो मैक्रो एडिनोमा कहेंगे। इसके बाद काम के आधार पर भी देखते हैं इसका विभाजन। कुछ काम में ऐसे, जैसे काम के आधार पर देखिए क्या है कि हार्मोन लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, लेकिन उसका जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो मिलेगा, अगर वो भी मिलता है, उसके साथ मिलता है, यानी क्लिनिकल सिम्टम मिलते हैं अगर हार्मोन लेवल बढ़ने के साथ
काम के आधार पर, तो उसे फंक्शनल हाइपर पिट्यूटरिज्म कहते हैं। लेकिन अगर क्या होता है कि हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ है, हार्मोन बढ़े हुए लेवल के साथ इसका संबंध है, लेकिन कि क्लिनिकली रूप से, चिकित्सीय रूप से इसका कोई लक्षण नहीं है, तो इसे नॉन फंक्शनल हाइपर पिट्यूटरिज्म कहेंगे। ये भी गड़बड़ी है, लेकिन नॉन फंक्शनल हाइपर पिट्यूटरिज्म कहेंगे। कभी कभी क्या है, देखिए इंसिडेंटलोमस भी मिलता है, जैसे कि वह कोई नॉन फंक्शनिंग है, लेकिन कैसे जांच कराई अगर, तो उसमें आपको क्या हुआ कि पॉजिटिव मिल गया। तो ऐसे केस को जो है हम लोग नॉन इंसिडेंटलस यानी इंसिडेंटली पाया गया, इसलिए इंसिडेंटलस हम लोग हाइपर पिट्यूटरिज्म कहते हैं, पिट्यूटरी ट्यूमर कहते हैं। देखिए इसको नाम के इसके काम के आधार पर, नाम के आधार पर, हार्मोन के नाम के आधार पर भी हम लोग इसका नामकरण करते हैं। जैसे देखिए लैक्टोट्रॉफ एडिनोमा बोलते हैं जब प्रोलैक्टिन हार्मोन का ज़्यादा सेक्रेशन होने लगता है। अगर ग्रोथ हार्मोन यानी कि सोमैटोस्टेटिन है, तो वो सोमैटोस्टेटिन का अगर ज़्यादा सेक्रेशन हो रहा है तो सोमैटोट्रॉफ एडिनोमा कहते हैं उसे। और अगर देखिए ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन का सेक्रेशन ज़्यादा हो गया, तो वैसे केस में हम लोग कॉर्टिकोट्रॉफ एडिनोमा कहते हैं। और अगर मान लिया जाए कि FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है या लियोनाइजिंग हार्मोन है, लिटियोनाइजिंग हार्मोन, इसका सेक्रेशन अगर ज़्यादा हो गया तो उसे गोनाडोट्रॉफी एडिनोमा कहते हैं। इसके अलावा TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, अगर उसका सेक्रेशन ज़्यादा हो गया है तो वैसे अगर पाया जा रहा है तो उसे हम लोग थायरोट्रॉफ एडिनोमा कहते हैं। वैसे अगर उसको सप्रेस करें तो दूसरा है कि अगर प्रोलैक्टिन और लिटियोनाइजिंग हार्मोन दोनों बढ़ा हुआ है तो वैसे केस में इसे मैमेसोट्रॉफ एडिनोमा कहते हैं। इसके अलावा अगर उसमें से कुछ भी नहीं बढ़ा हुआ है फिर भी मिला है, फिर भी अगर बढ़ा हुआ है तो उसे नॉन फंक्शनिंग या नल सेल एडिनोमा भी कहते हैं। क्रेंजियोफेरेंजियोमा भी होता है, उस पर हम चर्चा करेंगे आपसे। मेटास्टेटिक टाइप भी पाया जाता है। आप कहेंगे कि ठीक है इतने सारे नाम हैं, इतना कुछ है, तो इसका कारण क्या है? कारण तो बाद में देखेंगे, इनसे पहले देखते हैं इसमें होता क्या है। अगर हाइपर पिट्यूटरिज्म है, पिट्यूटरी एडिनोमा है, तो इसका लक्षण क्या मिलेगा? देखिए हिर्सुटिज्म मिलेगा, लगभग सारे लक्षण अगर जो मिला जुला करके जो हमने बताया है अभी तक, वो सारे कुछ लगभग आपको मिल सकते हैं। देखिए आप लोग ये समझने के लिए मैं फिर से गुजारिश करूंगा कि हमारे पिछले वाले आप सत्र को जरूर देखें, पिछले वाले व्याख्यान को जरूर आप सुने। मैं कोशिश कर रहा हूं कि साधारण शब्दों में मैं आपके बीच रखूं। तो हिर्सुटिज्म होगा, हिर्सुटिज्म में देखें है कि फीमेल के चेहरे पर मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ हो जाता है मर्द की तरह, है ना। उसके बाद डबल विजन, आंख से दो बार दिखाई देना, विजुअल फील्ड लॉस जिसको बोलते हैं वो मिलेगा। बहुत ज़्यादा पसीना, एक्सेसिव स्वेटिंग, मैंने बताया था पहले भी, आप देखेंगे। हाइपर हाइड्रोसिस जिसे बोलते हैं वो हो सकता है। यौन इच्छा में कमी हो सकती है, मरीज को यौन की तरफ, यौन संबंध की तरफ ज़्यादा इच्छा नहीं हो सकती है। इंक्रीज लिविडो जिसको बोलते हैं। लेथार्जी हो सकता है, लेथार्जी में आप देखेंगे क्या, बार बार इसकी चर्चा मैंने किया है, टायर्डनेस, थकावट लगेगी, वेयरीनेस कुछ लगेगा, शरीर पे भारी है, या फैटिग जो बोलते हैं लक्षण, वो सब लक्षण आपको मिल सकते हैं। हेड एक मिल सकता है आपको। हेड एक में क्या होता है, जैसे कि आप देखेंगे लगभग लैक ऑफ एनर्जी लगेगा कि नहीं, शक्ति नहीं है। पेन इन द फेस, चेहरे में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, गर्दन की तरफ दर्द हो सकता है, ये सारे हेडेक का लक्षण मिल सकता है। मसल वीकनेस, मांसपेशियों में कमजोरी आ सकती है, जिसमें कि आप देखेंगे कि मानसिक शक्ति, जो मांसल शक्ति है, मसल स्ट्रेंथ है, उसमें कमी। और ब्रिजिबिलिटी, आसानी से चोट लग जाने का भी आपको लक्षण मिल सकता है। ऐसे लक्षण देखा गया है अभी। इसके कारण देखिए, कारण सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, वो है पिट्यूटरी एडिनोमा, जो अभी हमने बताया, जिसके टाइप बताए। लगभग ये वो भी खास करके आगे वाले लोब, हमने जो आगे वाले एंटीरियर लोब है, जो एडिनो हाइपोफाइसिस है, तो उसी में एडिनोमा का ज़्यादातर चांसेस यूजुअली मिलते हैं, उसी में देखा गया है। अब इसकी जांच कैसे करेंगे? देखिए जांच में बहुत अहम चीज़ है समझना कि इसका प्लेन रेडियोग्राफी करेंगे। प्लेन रेडियोग्राफ करेंगे पिट्यूटरी फोसा का, स्कल का, तो उसमें हमको क्या मिलेगा? सेलर टर्शिका आपको बढ़ा हुआ मिल सकता है। सुप्रा सेलर रीजन में आपको एरोजन क्लिनोइड प्रोसेस में मिल सकता है, और डबल फ्लोर मिल सकता है सेला फोसा में। इसके अलावा हम लोग कंट्रास्ट इन्हांसमेंट करके कंप्यूटेड टोमोग्राफी, CT स्कैन भी कर सकते हैं, उसे भी पता चलेगा। साथ में मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI,
वो भी करके देखेंगे ब्रेन का। साथ में क्या है, इसमें एक जरूर है कि विजुअल फील्ड प्लॉटिंग जरूर करेंगे। विजुअल फील्ड प्लॉटिंग करेंगे तो उसके लिए ऑटोमेटेड कंप्यूटर पेरीमेट्री कर सकते हैं, या हम गोल्डमैन पेरीमेट्री भी की तरफ बढ़ सकते हैं। साथ में फंक्शनल पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शनल असेसमेंट जरूर करेंगे कि क्या है नहीं, उसे पता चलेगा। और अब रह जाती है बात कि इतनी जांच के बाद हमको अगर साबित हो गया पिट्यूटरी एडिनोमा है, पिट्यूटरी ट्यूमर है, देखिए बेनाइन होता है, यूजुअली ज़्यादा हानिकारक नहीं होता है। समटाइम्स इसमें यहाँ है कि मेटास्टेटिक की तरफ बढ़ता है ना, लेकिन ज़्यादातर वही है। और चूंकि ये दबाव बनाता है, मान लिया जाए कि ब्रेन के पास हमारा ये दबाव बनाता है आसपास के क्षेत्रों में, इसलिए हार्मोन का सेक्रेशन क्या करता है, ये चूंकि दबाव बनाएगा तो उसमें भी क्या है, कभी कभी चूंकि लगातार गांठ बना हुआ है तो ज़्यादा कर दिया मैक्सिमम कारण ये है बीमारी का। तो ट्रीटमेंट अगर करना है, इसकी चिकित्सा करनी है, तो चिकित्सा के लिए आप सर्जरी की तरफ बढ़ेंगे। सर्जरी की तरफ देखिए, सिर्फ प्रोलैक्टिनोमा को छोड़ करके सभी में सर्जरी की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर प्रोलैक्टिनोमा का केस है, पिछले सत्र में हमने चर्चा किया था आपसे, तो प्रोलैक्टिनोमा के केस में हम लोग सर्जरी की तरफ नहीं बढ़ते हैं, बाकी में बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, ट्रांसस्फेनाइडल एडेनोक्टोमी कर सकते हैं या हाइपोफाइसेक्टोमी की तरफ बढ़ सकते हैं। दूसरा क्या है, ट्रांसक्रेनियल एंडोस्कोपिक और एंडोनेजल अप्रोच के साथ बढ़ सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि देखिए हार्मोनल लेवल में कमी हो जाएगी, जो हार्मोन ज़्यादा सेक्रेट है वह कमी हो जाएगा। साथ में क्या है, जो डिकम्प्रेशन है इसके वजह से वह मास इफेक्ट को रिलीव करेगा, और इससे क्या होगा कि ट्यूमर जो है फर्दर एक्सपेंशन रुक जाएगा। वह जैसे ही उसको रिलीव करेगा मास इफेक्ट को, तो क्या होगा ना, डिकम्प्रेशन होगा तो एक्सपेंड नहीं करेगा। इसके साथ क्या करेंगे, इसके बाद भी मेडिकल थेरेपी करना है। मेडिकल थेरेपी में जनरली सोमेटोस्टेटिन एनालॉग या डोपामिन एगोनिस्ट जैसे ब्रोमोक्रेप्टिन, कैबरगोलिन, ये सब देते हैं। फिर से गुजारिश करूंगा, आप स्वतः दवा नहीं लेंगे, कोशिश नहीं करेंगे कि ऐसा हो गया। यह पहले कुशल चिकित्सक के परीक्षण में जाएंगे, पुष्टि कर लेंगे, उसके बाद चिकित्सक के दिशा निर्देशानुसार ही दवा का चयन करेंगे। खुद से दवा लेना शरीर में ऐसे है जैसे कि जहर ले लेना है। सामान्य खान पान तो आप जानते हैं, लेकिन उसमें भी सिखाया गया है आपका ट्रेडिशन के मुताबिक, आपके पूर्वजों द्वारा ऐसे खाना है, ऐसे खाना है, ऐसे खाना है, या स्वतः प्रयोग, लेकिन दवा के रूप में एकदम प्रयोग ना करें। ये हमेशा वैज्ञानिक परीक्षण और जो लोग जानते हैं उन्हीं के संपर्क में करें। इसके अलावा इसमें हम लोग रेडियोथेरेपी की तरफ बढ़ेंगे। रेडियोथेरेपी यानी कि रेडिएशन थेरेपी, विकिरण चिकित्सा की तरफ बढ़ेंगे। विकिरण चिकित्सा जब करते हैं तो यूजुअली या तो सर्जरी के बाद करते हैं या मेडिकल थेरेपी के साथ कर सकते हैं। देखिए, इसमें बाहर से रेडियोथेरेपी देंगे या वाइट्रेटियम इम्प्लांटेशन करेंगे पिट्यूटरी फोसा में। इसके साथ गामा नाइफ, गामा रे का नाइफ या मॉडिफाइड लीनियर एक्सीलेटर यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं हाइपर पिट्यूटरिज्म के बारे में। हमने कहा हाइपर शब्द ही है, हाइपर यानी बढ़ा हुआ है। पिट्यूटरी अपना जो पिट्यूटरियम वाद है, जो पिट्यूटरी का जो अपना लक्षण है वो बढ़ा चुका है। बढ़ाने का सबसे बड़ा, इसीलिए इसको पिट्यूटरी ट्यूमर के रूप में भी हम लोग जानते हैं। इसका कारण वो अहम है। तो मुझे उम्मीद है कि यह सत्र आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, मैं बार बार जो विद्वान जन हैं, जितने विद्वत जन हैं, हमारे वरिष्ठ जन हैं, सीनियर्स हैं, या हमारे अनुज जो कहीं ना कहीं सबके पास ज्ञान की सीमा अथाह होती है। हो सकता है बहुत सारे बिंदुओं पर मुझे कम जानकारी हो और आपको ज़्यादा हो, या हमारे ऐसे नवीन मित्र भी जो हमारे साथ जुड़े हैं, सामान्य जन भी जुड़े हैं, अगर कोई प्रकार की जानकारी देना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप हमें कमेंट बॉक्स में जा करके आप हमें वैसी जानकारी उपलब्ध कराएं। इसके लिए बहुत बहुत आभार रहेगा। और कभी इस बात को ना ले कि मुझे बताने की हिम्मत कराए, मैं इतनी शक्ति नहीं है, बस मैं जो डेटा अवेलेबल है, जो जानकारी अवेलेबल है, बस उसी को मैं साधारण शब्दों में रिमाइंड करने की, रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। और साथ में जो मेरी कोशिश है कि ऐसे गरीब छात्र खास करके, या ऐसे गरीब जन, या ऐसे बच्चे जो चाहत रख रहे हैं, या ऐसे सामान्य जन भी चाहत रख रहे हैं कि हम चिकित्सा संबंधी जानकारी इकट्ठा करें, और किसी कारणवश धन के अभाव में, कुछ और भी कारणवश वो जगह पर नहीं पहुंच पा रहे, अच्छे कुशल से शिक्षक के पास नहीं पहुंच पा रहे, उनके लिए मैं बस उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा हूं कुछ जानकारी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको पसंद आएगी। मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, बस उतना बड़ा नहीं समझा जाए, बस एक मैं
कोशिश कर रहा हूँ जानकारी इकट्ठा करने की और आप लोग के बीच पहुँचाने की। बस जो जानकारी है मौजूद उसी के बीच, और कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बातें बता पाए। तो मुझे उम्मीद है कि पसंद आएगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाए और जो लोग हैं एक दूसरे को साझा करें कि राजा वो कुछ ऐसा बता रहा है, देखिए। और इस आप लोगों की बस विद्वता की मैं कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए रहता हूं कि आप लोग मुझे ज़रूर आशीर्वाद देंगे, और जहां जानकारी है इसको सुने, जानकारी बार बार सुने, और जानकारी मुझे भी कुछ साझा करने की कोशिश करें, नवीनतम कुछ बातें हो तो। और इसी के साथ अपने प्यारे दोस्त राजा बाबू को दीजिए अलविदा, और गुजारिश है कि देखते रहिए डॉक्टर राजा बाबू लाइफ स्टूडियो। प्रणाम, नमस्कार।